भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज से आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांटेंगे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक प्रकाश मेहरा। तो आइए सुने सुप्रसिद्ध फिल्मकार प्रकाश मेहरा से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की पहली कड़ी। प्रकाश मेहरा साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये तो हमें मालूम है प्रकाश जी कि आपका जन्म बिजनौर में हुआ। मेरी माता जी बिजनौर की थी। मुंबई किस उम्र में आए आप? ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि मैं आया फिर गया अराउंड 58। मैं आया, फिर मेरी मौसी जिन्होंने मुझे मदर की डेथ के बाद पाला है, वो मुझे दोबारा वापस ले गई और वहाँ से दिल्ली से फिर मैं मैट्रिक करके मैं फिर वो हमारे यहाँ जनेऊ वनेऊ की सेरेमनी होती है, ख़त्म हुई तो मेरे पास टोटल 42 रुपए थे। मैंने कहा भाई ये काफ़ी है। यहाँ आके थोड़ी सी मैं बुनियादें बना गया था। अच्छा। हाँ, फिल्म डिवीज़न में इधर उधर 2-4 लोगों से मेरा कांटेक्ट हो गया था। तो वो जनेऊ के बाद मैं फिर आया और मैंने पंजाब मेल की टिकट ली। हमारे एक दूर के रिश्ते के मामा थे, कजन मामा, वो मैरिज ड्राइव पर रहा करते थे। तो मैं सीधा आके उनके पास लैंड कर गया। उस वक्त मेरे पास 13 रुपए मेरी जेब में थे बैलेंस जी। उनके पास रहा तो कैसे आना हुआ, तो मैंने कहा छुट्टियां थी, झूठ तो बोलना पड़ता। तो इतने में उनकी मदर, मतलब हमारी कजिन नानी, वो आ गई वहाँ। हम उनको अम्मा बुलाते थे। जी। अरे प्रकाश तू यहाँ कैसे? मैंने कहा अम्मा छुट्टियाँ थी तो आ गया। तो बोले छुट्टियों में तू कौन सा पत्थर तोड़ के आया? मैंने कहा अम्मा ऐसे बस मैंने सोचा कि हाँ तो कोई बात नहीं, तेरा घर है। तो हमारे मामा जी का जो बेटा था इंदर जी, हम उम्र ही थे, उसकी आर्मी की ट्रेनिंग चल रही थी, तो हमारी बड़ी फ्रेंडशिप थी, साथ में ही पढ़े थे हम। सुबह उठ के मामा जी अपना 5 बजे उठ के हमको मैरिज ड्राइव पे दौड़ाया करते थे। तो दौड़ दौड़ के हम दुखी हो गए। तो एक दिन इंदर से बोला, मैंने कहा इंदर यार आई वांटेड टू रन अवे, मैं भागना चाहता हूँ। ये ऐसे नहीं, डैडी से बोल के जाना। मैंने कहा नहीं, डैडी से अगर बात करिए तो गड़बड़ हो जाएगी। आई वांटेड टू जस्ट रन अवे। मेरे बस का नहीं है भाई ये सुबह 5 बजे उठा के, और ये जो दौड़ाते हैं तुम्हारे पिताजी, तुमको आर्मी में भर्ती होना है तुम होना, मेरा कोई मतलब नहीं है। तो मरीन ड्राइव एक ऐसा इलाका था जहाँ हमारे मामा रहते थे, उसके ठीक बगल में सामने वाली खिड़की पे 4थे या 5वें फ्लोर पे ओपी नैयर थे। ये हारमोनियम पे गाने कंपोज किया करते थे, हम सुना करते थे। एक दिन हम पहुंच गए इनके पास, वहीं से थोड़ा सा हौसला मिला। जी। क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, अगर मैं कुछ धुन कोई बनाऊं तो 2-4 गाने मैंने उल्टे पुल्टे जैसे भी थे मेरे पास मैंने सुना दिए। बोले भाई काबिलियत है तुम्हारे अंदर, तुम कर सकते हो, मेहनत की बहुत ज़रूरत है। ये तो पूरा महीना मैं रिकॉर्डिंग में बहुत बिजी हूँ, तुम अगले महीने आके मुझे मिलना। एक रे ऑफ होप। वहाँ से एक साहब थे, मौर्य साहब, वो फिल्म डिवीज़न में प्रोडक्शन मैनेजर थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई यहाँ कुछ स्टॉक शॉट लेने विनोद देसाई आए थे, तो मुझसे कह रहे थे कि आपके पास कोई काबिल लड़का हो, फिल्म डिवीज़न में तो आते रहते हैं ना, जी। तो आप उसे हमारे पास भेजिएगा। हमें बोले साहब है, वो राइटर भी है, वो लिखता भी है, और फिल्म डिवीज़न में मैं उसको काम दे रहा था, चूँकि वो यूपी का है। तो मैंने कहा इसको 150-200 रुपये महीने का मैं सेट कर दूंगा कहीं भी प्रोडक्शन में, बट आपके यहाँ जाएगा तो वो तो निखर जाएगा। उन्होंने मुझे खत दिया, मैं विनोद देसाई के यहाँ पहुँच गया। क्या जानते हो, ये जानते, एक सीन दे लिखोगे? हमने कहा साहब बताइए। हमने एकांत में बैठ के वो सीन लिख दिया, उन्हें बहुत पसंद आया।
बोले 150 रुपये महीना हम तुम्हें देंगे, तुम्हें कहीं रहने की इसकी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मरीन ड्राइव का इतना बड़ा फ्लैट है, हमारी पत्नी जो है वो सेपरेट अलग जगह रहती है, वो अब पत्नी से सेपरेट हो गए थे, बेटा हमारे साथ है। और ये सामने जो बालकनी है, समुद्र की हवा आती थी, तो बालकनी में उन्होंने सोफा कम बेड था, सिटिंग बनाई हुई थी, ग्लास से कवर कर ली थी। बोले ये बालकनी तुम्हारा बेडरूम है, बाकी हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ है, तुम काम करो। उसी बिल्डिंग में शंकर जयकिशन थे, जयकिशन 5 माले पे, और 6 माले पे थे मोहन सहगल। अब हमारी एम्बिशन ये नाग देवता और नाग पंचमी और ये सब थी नहीं, हमारी एम्बिशन थी सोशल फिल्में। तो मोहन सहगल की हमने न्यू दिल्ली कुछ 20 मरतबा देखी थी। नीचे ये दीवार पे शाम को मैरिन ड्राइव की जो दीवार है, शाम को ये सब खलीफा जितने भी थे, जयकिशन भी और मोहन सहगल भी, विनोद देसाई भी, ये सब वहाँ दीवार पे बैठते थे। वहाँ दीवार पे बैठ के फ्यूचर प्लानिंग, कल सीन क्या होगा, परसों क्या होगा, उनके राइटर्स भी होते थे। वहाँ मोहन सहगल भी आते थे। मोहन सहगल का विनोद का एक ही बिल्डिंग में चूंकि रहना था, तो और विनोद क्या चल रहा है, तुम्हारी पिछली फिल्म बहुत अच्छी गई भाई। बोले हाँ मोहन जी। अब मेरे दिमाग में ये कि मैं मोहन सहगल से बात कैसे करूं, वरना विनोद देसाई मुझे निकाल दें। एक दिन लकीली मोहन सहगल लिफ्ट में अकेले थे, तो मैंने बोला मोहन जी ऐसे ऐसे है, आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन और मुझे कुछ करना है। अब ये माइथोलॉजिकल ग्रुप में आगे कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, आपके ग्रुप में है। कहने लगे मेरी एक फिल्म खत्म हो रही है, अभी दूसरी शुरू होगी, मगर मैं विनोद से पूछ लूंगा, तुम यू डोंट वरी। वो ऐसा आदमी नहीं है कि एक आदमी 2 जगह काम कर सकता है भाई, काबिलियत है तो करो यार, मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में। विनोद बहुत तारीफ करता है, बोलता है ऑन दी स्पॉट कोई भी सीन दो बैठ के लिख देता है। इन्होंने कहीं विनोद देसाई को बोला, तो विनोद ने बोला जब मेरी शूटिंग नहीं होगी तो आप क्या काम करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। बोले आप फिर तुम यहाँ फ्लैट से तो नहीं उसको निकाल दोगे, वो रहेगा यहाँ? बोले नहीं रहेगा मेरे पास ही, क्योंकि मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूँ। इस तरह सिलसिला हमारा शुरू हुआ। वो भी आपको बिल्कुल बेटे जैसा मानते थे। वेरी वेल बिहेव पर्सन, इतना खूबसूरत उनका ट्रीटमेंट था मेरे साथ। उनसे ज्यादा सरशाद सैलानी मरहूम जो राइटर थे, ग्रेट राइटर। अच्छा, उससे पहले का जो पीरियड है मौर्य साहब से और यहाँ तक, वो बहुत खतरनाक गया है। जब तक हम अपने मामा को मिले हैं तब तक हम फुटपाथों पे सोते थे, चने खाते थे। कहाँ सोए? दादर रेलवे स्टेशन पे, कभी विले पार्लर रेलवे स्टेशन पे, कभी ट्राम में, कभी बस में। रात को बस बंद हो गई, हमारे पास पैसे नहीं रहे, हमने कहा क्या करें, क्योंकि खुददारी इतनी थी हमारे पास कि हम अपने मामा के पास जाना ही नहीं चाहते थे। ऐसा दौर आपने कितने बरस निकाला, कितना समय? करीब 8 महीने निकाला। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी,
मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। हमने माना ये ज़माना दर्द की जागीर है, हमने माना ये ज़माना दर्द की जागीर है। हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है। साज़ गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। एक इलाहाबाद के मिल गए एक वैद रमेश शास्त्री, उन्होंने गाने वाने लिखे थे राज कपूर की फिल्मों के। तो उन्होंने बोला भाई तुम इधर उधर भटकते हो, तुम लेखक हो, यहाँ रह लो। उन्होंने ही मौर्य का रेफरेंस दिया कि हमारा बच्चा है इलाहाबाद का ही है, तो तुम उससे मिलो, वो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर दे। तो वो जो दौर गया है हमारा 8-9 महीने का, वो दैट वाज द रियल स्ट्रगल जिसे बोलते। ऐसा भी मौका आया होगा कि आपको कई दिन खाना नहीं मिला होगा? चने के पैसे में 10 पैसे 20 पैसे बचा के रख लेता था चने खाने के। पैसे अरेंज कैसे करते थे? नहीं साहब, हमने एयरपोर्ट पे, बॉम्बे एयरपोर्ट पे सामान उठाते थे हम लोगों का। वहाँ पे 20 रुपए, 10 रुपए, कभी 25 रुपए जी, कभी 5 रुपए। खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। दौलत हराम की है ये किस काम की, दौलत हराम की है ये किस काम की, खालो कसम इससे हाथ न लगाएंगे, हाथ न लगाएंगे, हाथ न लगाएंगे। अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। मन में कभी ये नहीं आया कि ये मैं क्या काम कर रहा हूँ? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। काम करने से हम कभी घबराया नहीं। हमने कहा when there is a will there is a way। हम क्योंकि खुदारी इतनी थी, हम अपने मामा के यहाँ नहीं जाना चाहते थे, वो मजबूरी में हमें जाना पड़ा। तो प्रकाश जी, आप बेसिकली बनना क्या चाहते थे? राइटर बनना चाहते थे फिल्म इंडस्ट्री? आए थे राइटर बनने, बस उसके बाद जो किस्मत ने पलटा लिया, तो वहीं हमारी फिर दोस्ती हो गई काम करते करते। मोनसागल के और उसके यहाँ तो हमारे दोस्त थे इंदु भूषण जी, बहुत पैसे वाले के बेटे, 400 ट्रक और क्रेन्स और वगैरह वगैरह ट्रांसपोर्ट की फ्लीट थी उनके पास। तो इंदु भूषण से दोस्ती हो गई। इंदु भूषण को बड़ा शौक था कि यार एक पिक्चर बनाएंगे। तो मैं इंदु भूषण को यहाँ तक बोलता था कि इंदु भूषण तू थोड़ा सा ठहर जा, बेसिक चीजें मैंने जो है वो सीख ली हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मुझे 1 साल मोनसागल के साथ और काम करने से विल मेक ए फिल्म। और एक सब्जेक्ट है, हमारे मित्र हैं, मित्र हो गए थे वहाँ से, मोनसागल के वहाँ से, एसएम अब्बास, उनके पास एक सब्जेक्ट है, उन्होंने वो सब्जेक्ट मुझे सुनाया है, हसीना मान जाएगी। मैंने कहा अब्बास साहब 1 साल के बाद रुक जाइए,
बहुत ज़बरदस्त प्रोड्यूसर इसके लिए हमारे पास है। 1 साल के बाद हमने इनसे कहा कि सब्जेक्ट सुना, वो इंदुभूषण यंगस्टर, वो भी खाने पीने वाला आदमी, बड़े बाप का बेटा, परवाह उसे थी नहीं पैसे की। नोट तो वो ऐसे फेंकता था कि जैसे कोई वर्थ ही नहीं है उनकी। तो हसीना मान जाएगी शुरू हो गई। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। आग नहीं ये दिल की लगी है, जितनी बुझाई उतनी जली है। दिल की लगी ना हो तो क्या जिंदगी है, साथ हम जो चले मिट गए फासले, आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। खोई नजर थी सोए नजारे, देखा तुम्हें तो जागे ये सारे। दिल ने किए जो दिल को इशारे, मिलके चले हम साथ तुम्हारे। आज खुशी से मेरा दिल ये पुकारे, तेरा दामन मिला प्यार मेरा खिला। आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। को
प्यार के राही आए यहाँ तक, जाएंगे दिल की हद है जहाँ तक। तुम साथ दो तो चले हम आसमां तक, दिल में अरमां लिए लाख तूफान लिए आ गए पास हम, आ गए पास हम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। एक और वाकया हुआ हमारे साथ, जो हम मोहनसागल के यहाँ काम कर रहे थे तो हमारे पास एक ऑफर आई। किसी ने कहा होगा कि यार ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कुछ दम है। निरूपा राय जयराज को लेके अमर सिंह राठौर बोले तुम बनाओ, हम तुम्हें 50,000 रुपये देंगे, एक फिएट गाड़ी देंगे और एक फ्लैट देंगे। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा ठहर जाइए, मैं 2-4 दिन के बाद आपको बताऊंगा। तो मैंने ये बात मोहनसागल का जो कैमरामैन था सरदार बलदेव सिंह, असिस्टेंट कैमरामैन बलदेव सिंह से पूछा कि यार ऐसे ऐसे ऑफर आई है डायरेक्शन की। बोले सत्यानाश हो जाएगा, हाँ मत करना, मैथोलॉजिकल ग्रुप में तू घुसा है तो फिर उसके बाद तू निकल नहीं सकता, तू जयराज और निरूपा राय का ही डायरेक्टर हो जाएगा, बिल्कुल हाँ मत करना। जब तेरी अगले साल हसीना मान जाएगी शुरू हो रही है, देन कीप पेशेंस। बात मेरे दिमाग में जम गई, मैंने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने बाहर जाके बोला साहब एक बड़े बड़े बेवकूफ़ देखे, मगर एक हमने अभी आज देखा कि जो 50,000 की ऑफर और फ्लैट और दिस एंड दैट वो मना कर दिया और 300 रुपये महीने की नौकरी कर रहा है। तो किसी ने कहा होगा यार उसमें कुछ बात होगी, ऐसे कोई 50,000 की ऑफर ठुकराता नहीं। बहरहाल किस्मत में वो था, क्योंकि ऑलवेज आई यूज्ड टू बिलीव इन डेस्टिनी, कि आपके प्रारब्ध, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर आपको खींच के किस तरफ ले जा रही है, वही होना है। आपकी मेहनत तो है, आपकी सिंसियरिटी तो है, मगर ये लक जो है ये बहुत बड़ी चीज है। तो 1 साल के बाद वो सीधा बन जाएगी शुरू हो गई। पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई, हमको तो मालूम ही नहीं था कि ये हिट और पिट का मतलब हिट होने के बाद आप कौन से आसमान पे होते हैं, ये उस फिल्म के रिलीज होने के बाद मालूम पड़ा। हकीकत प्यार की जिस दिन वो जालिम जान जाएगी, मेरा दावा है यारों कि हसीना मान जाएगी। तेरे नैनों के मतवालेपन की कसम, ये ना होगा कि मैकश तरस जाएंगे, मन के पापी पपिये की आवाज पर तेरी जुल्फों के सावन बरस जाएंगे। मैं वही हूँ जिसे दुनिया आपका आशिक कहती है। ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम गम तेरे। ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम गम तेरे। ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे।
बात बात पे तुम रूठा ना करो, दिल तोड़ 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 मजा लूटा ना करो। हो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की। ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक। फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया करोगी, सर फोड़ के दीवारों से चिल्लाया करोगी। और दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम गम तेरे। और दिल भर सोनिए तेरे हैं हम तेरे। एक दिन तुम्हारे दिल में भी एक आग उठेगी, तूफान उठेगा मोहब्बत जाग उठेगी। हो जाए ऐसा हाल तो कर लेना मुझको याद, सर के बल चल कर आऊंगा सुनकर तेरी फरियाद। दिल से मेरे खेले हो अब तुम सर से भी खेलो, ये दिल जिगर गुर्दा तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं फरहाद का चेला, हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेला। और दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम गम तेरे। और दिल भर हीरिए तेरे हैं हम तेरे। बेवफा तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा। तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को और यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी कि नाज़नी जालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। और दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम गम तेरे। और दिल भर सोनिए तेरे हैं हम तेरे। फिर विनोद देसाई का घर हमने छोड़ दिया था क्योंकि उनकी फिल्म खत्म हो गई, तो मुझसे उन्होंने नहीं कहा कभी। विले पार्ले में भी उनका एक घर था, जो उनकी बेटी विले पार्ले में धीरूभाई देसाई हैं, उनके बेटे को ब्याही, तो विले पार्ले में भी उनका एक घर था, सेल्फ कंटेंट 1 रूम बाथरूम। इट वॉज सॉर्ट ऑफ ए वेरी पॉश चाल। बोले तुम वहाँ रह सकते हो, मैंने कहा नहीं, मैं पेइंग गेस्ट एक क्रिश्चियन फैमिली के साथ रहा करता था। जब हसीना मान जाएगी की रिलीज के 1 महीने के बाद मैं वापस आया हूँ वहाँ मांद्रा में, तो मेरे पास कुछ 40-50 ड्राफ्ट थे, 20 चेक थे। और जिस फैमिली के साथ मैं रहता था आंटी थी वो डिसोजा, तो मिसेस डिसोजा को कोई साहब अपना नाम लिख के 51,000 रुपये कैश दे गए थे। वो थे नडियाड वाला। मैं बौखला गया, बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आया। मैं रोऊं, मैं हंसूं, मैं क्या करूं। मतलब मैं जिसको बोलते हैं हिंदी में एक वर्ड है किंग कर्तव्य विमूढ़, वो हिंदी में ही शब्द है। मेरी हालत बिल्कुल वो थी। तो मैंने जॉनी वॉकर से, वो ही मेरे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड हुआ करते थे, कि हसीना मान जाएगी भी वो थे। इश्क वो खेल नहीं है जिसे बच्चे खेले, कपड़े फट जाते हैं दूसरे से लड़ते लड़ते,
आ गई क्या? हसीना मान जाएगी कंप्लीट कराने में हमारे पास पैसे खत्म हो जाया करते थे तो अपने घर से लाके हमें देते थे। बोले मगर 1 हफ्ते में ले लूंगा और हम 1 हफ्ते में वापस कर दिया करते थे। वो फाइनेंसर की हमारे कमिटमेंट थी, 1 हफ्ते के बाद आके ले जाना। तो जॉनी वॉकर से पूछा कि एक ऑफर है नडियाड वाले की, और एक ऑफर है मलिक चंद कोचर की, एक ऑफर है एक और प्रोड्यूसर थे रहे नहीं, उनकी 4 ऑफर थी। बोलो सब कर लो। मैंने कहा जॉनी भाई डायरेक्शन में ऐसा कभी होता है? एक फिल्म में मेरा तेल निकल गया था हसीना मान जाएगी में, एक एक सीन सोचते वक्त मेरा सिर फटता था कि मैं इसको स्क्रीन पे कैसे लेके आऊंगा। सोच तो लिया। तो जॉनी वॉकर ने कहा सब कर ले। मैंने कहा नहीं जॉनी भाई सब तो नहीं होंगे। देन अल्टीमेटली मैंने एक मलिक चंद कोचर की आनबान वो चली नहीं, वो बिगेस्ट स्टार कास्ट मूवी, उसमें राजेंद्र कुमार और राखी थे। वो इसलिए नहीं चली कि मैंने मलिक चंद जी से कहा कि मलिक चंद जी आपने मुझे जब बुलाया था, साइन किया था और आपने 25,000 रुपए आपने मुझे भेजे थे कैश और 25 का चेक, और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने ना चेक डाला था आपका और कैश आपके मैंने वैसे ही आपको दे दिया था। आपने मुझसे कहा था कि ये कहानी इंदिरा आनंद की कहानी लिखी हुई थी, रजवाड़ों की कहानी थी कि ये राजे महाराजे हाउ दे यूज टू द आर्टिफिशियल लाइफ। अब वो प्रीव्यू पर्स खत्म हो गए हैं, मेंटेनेंस वैसी ही करनी है। तो उसमें आपने कहा था कि स्टार कास्ट होगी राज कपूर और शशि कपूर, और मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे उन नीली आंखों पे प्ले कर रहा, ही इज अ प्रिंस। और भाई को मेयो कॉलेज एंड इधर उधर कहाँ से हार्वर्ड से पढ़ के आया, भाई के लिए क्या क्या नहीं किया है, कर्जा लेके पैसे नहीं थे। और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि वो राज कपूर अपनी फिल्म में बिजी है और शशि कपूर तो एग्री करता है कि मैं आऊँगा, तो प्राण और राजेंद्र कुमार ने ले लिए। तो उन्होंने एक वर्ड ऐसा कह दिया, मैंने कहा अब आपने किससे पूछ के कास्ट साइन की? तो बोले मैंने, तुम कुछ भी नहीं थे, मैंने तुम्हें किसी से पूछ के साइन नहीं किया था। मैंने कहा तो मैं ये फिल्म नहीं करूँगा, आपके मैंने पैसे छुए भी नहीं, आप रख लीजिए। राजेंद्र कुमार ने मुझे बुलवाया कि आप क्यों नहीं करेंगे फिल्म। अब मैं ये तो नहीं कह पाऊँ उनके मुंह पे कि आप स्टूडेंट लगते ही नहीं, एंड आई एम गोइंग टू मेक ए फ्लॉप फिल्म आफ्टर गिविंग 3 जुबलीज, कंसेक्यूटिव 3 जुबलीज, हसीना मान जाएगी, मेला एंड हाथ की सफाई एंड समाधि वाज इन मेकिंग। तो इतना बर्डन मैं वैसे भी नहीं ले पाऊंगा। मैंने कहा राजेंद्र कुमार अगर बड़ा भाई है और शशि कपूर छोटा भाई है तो भी मैं इस फिल्म को खींच खाच के ले जाऊंगा। हालांकि सब्जेक्ट में इंदिरा आनंद को मैंने बोला, अरे यार ताराचंद बरजाटिया से मैंने सब्जेक्ट छुड़वाया। मैंने कहा छुड़वाया होगा बट कोई ऐसी वैरायटी नहीं है इसमें। बहरहाल वो जो होनी थी वो हुई, एक दाग लगना था, लग गया। मेरा खत मिला था आपको? जी हाँ, ऊपर मेरा नाम लिखा था, नीचे आपका। बीच का कागज खोरा था। जी वो दरअसल बात यह है कि दिल की बात कागज पर न ला सका। कौन सी बात? इतनी बड़ी बात कि इंसान लाखों किताबें लिख डाले तो भी ना कह सके, और इतनी छोटी बात जिसे एक आंसू, एक सिसकी, एक मुस्कुराहट कह दे। रेखा, बात वही है जो इस धरती के पहले मर्द ने इस धरती की पहली औरत से कही थी। तुम मेरी हो मेरे सिवा किसी की नहीं, खाती हो कसम, खाती हूँ कसम। तुम मेरी हो मेरे सिवा किसी की नहीं, खाती हो कसम, खाती हूँ कसम। मैं तेरी हूँ तेरे सिवा किसी की नहीं, खाती हूँ कसम, खाती हूँ कसम। आज का मौसम भी यही कहता है, अब
तो इन रेशमी जुल्फों में छुपा लो मुझको। तुम मेरी हो मेरे सिवा किसी की नहीं, खाती हूँ कसम, खाती हूँ कसम मैं तेरी हूँ, तेरे सिवा किसी की नहीं, खाती हूँ कसम, खाती हूँ कसम। अब जुदा कोई तुम्हें मुझसे न कर पाएगा, अब जुदा कोई तुम्हें मुझसे न कर पाएगा। ऐसा बांधा है तुम्हें प्यार की इन बाहों से, प्यार की राह में मिट जाऊंगा चाहत की कसम। पूछ लेना ये किसी रोज इन्हीं राहों से। तुम मेरी हो मेरे सिवा किसी की नहीं, खाती हूँ कसम, खाती हूँ कसम मैं तेरी हूँ, तेरे सिवा किसी की नहीं, खाती हूँ कसम, खाती हूँ कसम। कसम, खाती हूँ कसम मैं तेरी हूँ, तेरे सिवा किसी की नहीं, खाती हूँ कसम, खाती हूँ कसम। तुम मेरी हो मेरे सिवा किसी की नहीं, खाती हूँ कसम, खाती हूँ कसम, खाती हूँ कसम, खाती हूँ कसम, खाती। आपकी क्या उम्र थी जब आपने डायरेक्ट की हसीना मान जाएगी? 26 साल। यंगेस्ट डायरेक्टर दे यूज्ड टू कॉल एट दैट टाइम। उस समय जब बहुत सारे लड़कों को, लड़कियों को अपनी जिंदगी के बहुत सारे अहम जो फैसले करने नहीं आते, अपने खुद के नहीं कर पाते, उस समय आपने एक ऐसी फिल्म डायरेक्ट की जिसके साथ में बहुत बड़ा जुआ भी था पैसे का, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज है और उस पर बहुत सारे लोगों की उसके साथ में किस्मत भी जुड़ी हुई। पैसे की तो हमें परवाह ही नहीं थी, क्योंकि हमारा प्रोड्यूसर हमारा बहुत सॉलिड था। बाद में जाके वो अनसॉलिड हो गए, क्योंकि इतने पैसे उड़ाया और भाई से अपना झगड़ा कर लिया। जी जी। क्योंकि 15 पेट्रोल पंप थे, किसी भी पेट्रोल पंप पे जाते थे वो 20-25 हजार रुपए अपना साइन करके उठा के ले आते थे, तो पैसे की तो परवाह ही नहीं। बाद में उनका झगड़ा जब भाई से हुआ तो उनके पैसे सारे रुक गए। फिर ये जैन साहब जिनका फ्लैट था, इनका फाइनेंस था, डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा मिल गया हमें, रूपा ताराचंद, जिनके स्टूडियो में हम शूटिंग करते थे, रूप तारा स्टूडियो। तो फिर वहां से पैसे आने शुरू हो गए। फिर कभी अटक जाए तो जॉनी वाकर हमें 20-25 हजार रुपए दे दें। तो इस तरह से सिलसिला चला। ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस मेला एक जैन साहब थे, पूरा नाम मुझे मालूम नहीं है, वो बिल्डर थे। तो मैंने कहा यार रहने के लिए मकान नहीं, एज ए पेइंग गेस्ट में रहता हूँ। अब पेइंग गेस्ट में उन्होंने क्या किया मेरे लिए, जब उनको मालूम पड़ गया कि इतना पैसा आ गया, इतना नाम इसका हो गया, वो भी अखबार तो पढ़ते ही थे और उस जमाने में रेडियो यूज तो भी, टीवी तो ब्लैक एंड व्हाइट बाद में आया। तो उन्होंने मुझे एक कमरा और दे दिया, 7 का अटैच एक रूम। मेरे गेस्ट आते थे ना, उनके लिए मुझे एक रूम और दे दिया। तो जैन साहब ने बोला भाई कि भाई पीजी, मेरे पास फ्लैट है,
रमेश महल, आप जाइए फ्लैट देख लीजिए। फौरन लड़का भेजा, मैंने कहा आज तो मैं शूटिंग कर रहा हूँ। बोले कल आप जाइए फ्लैट देखिए और ज्यादा कुछ मत कीजिए, 2 सोफे इस कमरे में, 2 सोफे उस कमरे में, एंड सोफा कम बेड अपना लगवा लीजिए। 2 एयर कंडीशनर मेरे पास फालतू पड़े, दोनों लगवा देता हूँ मैं। और ठंडी हवा लीजिए, दीवान लगवा के, गाँव तकिया लगा के उधर बैठा कीजिए, उधर अपने राइटरों को बुलाइए, लिखिए। वो फ्लैट उन्होंने दे दिया मुझे। निर्माता निर्देशक बनने से पहले आपने और भी बहुत सारी भूमिकाएं निभाई। फिल्म इंडस्ट्री में तरह तरह के काम किया आपने। प्रोडक्शन का काम ज्यादातर साइड में मैं करता था जी, बिकॉज आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बाकी मैंने कहा ना, मैंने एयरपोर्ट पे सामान उठाया और कुलीगिरी की। बरसात में मैं विले पार्ले से महालक्ष्मी पैदल चल के आया करता था। ये तो जब मैं मोहन सहगल के काम कर रहा था तो सरशाद सैलानी ने मोहन सहगल को डांटा क्योंकि मैं उर्दू जानता था जी, तो रवानगी मेरी बहुत कम हो गई जी। मैं उर्दू लिखा करता था, अब मैं थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ, इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो सरशाद सैलानी कहने लगे यार मैं रहता हूँ जोगेश्वरी, ये रहता है विले पार्ले, जब तक वो रमेश महल का फ्लैट नहीं मिला था। जोगेश्वरी से विले पार्ले का सफर, ये 3rd क्लास में, मैं 1st क्लास में। मुझे आगे उठ के इसको पैसे देके अपने 1st क्लास में लाना पड़ता है और सीन में इसे लिखवाता हूँ ताकि ये नेक्स्ट डे फेयर करके लाके दे आपकी शूटिंग में। आपको शर्म नहीं आती कि आप काम लेते हैं एक आदमी से और उसको 1st क्लास का एक टिकट ही दे सकते हैं आप? हड़प ऐसे ही बोलते थे। वो बड़ा सूफी आदमी था, फकीर थे वो तो। कहा कि मोहन सहगल है आप, चलिए मेरे पैसों में से काट लीजिएगा आप, मगर अभी इसी वक्त से इस ट्रेन से जा रहा है, ये 1st क्लास पे जाएगा। मोहन जी घबरा गए कि सरशाद साहब कहीं नाराज होकर फिल्म नहीं छोड़ दें, कि उस जमाने में सरशाद सैलानी का फिल्म के लिए हाँ कहना बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने पास बनवा के दिया फिर? हाँ, अब साथ बैठे, अब वो बोलते जाए, मैं अपना हिंदी में लिखता जाऊँ। बाय द टाइम जो अच्छा आना है फिर मुझे वापस विले पार्ले, जोगेश्वरी तक उनका साथ, जोगेश्वरी से प्लेटफॉर्म चेंज किया। वो सवेरे तो फेयर कर लें, मैंने कहा हाँ जी। तो नेक्स्ट डे मैं फेयर करके वो विनोद देसाई के फ्लैट में 3rd फ्लोर पे बैठ के फेयर वेयर करके सीन ऊपर मोहन सहगल को पहुंचा दिया करता था। शूटिंग अमूमन उनकी 2 बजे से हुआ करती थी। मैंने जनरली 2 बजे की शिफ्टें की जी, क्योंकि धर्मेंद्र और विश्वजीत 2 बजे ही आते थे। तो सीन पहुंच गया। इन द मीन टाइम सरशाद साहब भी आ गए, भाई दिखाओ यार क्या लिखा है और लड़के ने। उन्होंने बोला ये लिखा है, अपनी तरफ से क्या है उसका आप पढ़ लीजिए। पढ़ा, बोले है कहाँ अभी वो? बोले वो नीचे बैठा है विनोद देसाई के, बुलाओ। ऊपर गया, बस सरशाद साहब ने जो मेरा कंधा ठोका कि मेरे कल वाले सीन को तूने क्या कर दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैंने सरशाद साहब जो मेरी समझ में आया मैंने किया। वो समझ नहीं, समझ में ओ मोहन इसे मत छोड़ना, मैं रहूं नहीं रहूं, तेरी फिल्म में कोई और राइटर आ जाए मगर इसे मत छोड़ना। एनीवे ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से जिंदगी चलती रही। ये नजरिया आपको लिखने का मिला किसकी प्रेरणा से मिला, या लिखने का शौक था ऐसे ही? शुरू से ही शौक था मुझे मेरी माँ से मिला। वो धर्मयुग के लिए आर्टिकल और पोएट्रीज लिखा करती थी। किस नाम से लिखा करती थी वो? इंद्रावती मेहरा। उनके आर्टिकल आते थे और वो पढ़ के हमारे नाना बड़े खुश होते थे। तो जब हमारे नाना को मालूम पड़ा ये फिल्मों की बात कर रहा है कि मैं तो फिल्मों में जाऊंगा, तो उन्होंने एक कमेंट पास किया था कि मेरी बेटी का खून बोला। तो जब आपकी जो पहली बड़ी कामयाबी थी तब घर में उस समय कौन कौन लोग थे आपके? मेरा भाई था मेरे साथ, मेरा मामा, मेरी नानी, नाना, सब थे। उनका रिएक्शन क्या? पूछिए मत कैसा बेटा मेरी बेटी ने पैदा किया है। नानी यूज्ड टू टॉक अबाउट हर डॉटर, मेरी बेटी ने क्या बेटा जना है। आपने जितना पैसा और जो कामयाबी देखी है शायद आपके परिवार में किसी दूसरे ने उस उम्र में तो नहीं देखी। ना, खाते पीते लोग थे। दिल्ली में हमारी मासी का केमिकल का बिजनेस है, एक बेटा उनका यहाँ है, वो करता है काम। आपके परिवार का क्या काम था? किराने का दुकान थी। हाँ। तो आप उस पर बैठते थे, कभी बैठे? नहीं, तो मैं तो मुड़ के नहीं जाता था। मेरी पिटाई हो जाती थी, मैं फिल्म देखने चला जाता, साइकिल ली, चले गए अपना जंगलों में भटकने। नदी गंगा वहां से 3.5 किलोमीटर। क्या हुआ कि बहुत अर्ली एज में आई लॉस्ट माय पेरेंट्स। तो एक वैक्यूम इतना बड़ा आ गया था, एक खला इतनी बड़ी मेरे दिल में आ गई थी कि मैं हमेशा
मतलब जैसे होता है ना कि ओपननेस, उधर मैं देखता रहता था क्या हो। और वहाँ डिक्टेटरशिप, मामा की तानाशाही और इन सब की, वो सब मुझसे सहन नहीं होती। मासी की खुद की तमन्ना ये थी कि बिजनौर में इसका कोई फ्यूचर नहीं है, पढ़ेगा नहीं, बस दिल्ली से फिर मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो गई। तो ये जो जंजीर की हम बात करें, अमिताभ बच्चन एक्टर तो बहुत जबरदस्त थे जी, बट एज ए हीरो वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। उनकी सारी उम्मीदें थी। ओ.पी. रंजन की फिल्म बंदेहार बन रही थी जिसमें ये और मुमताज, और जब मैं जंजीर में मैंने मुमताज को साइन किया और मुमताज को मालूम पड़ा कि हीरो मैंने अमिताभ साइन किया, तो वो छोड़ के भाग गई, मेरे पैसे वापस कर दिए। बोले प्रकाश जी मेरी मयूर वाधवानी के साथ शादी हो रही है और आप शादी पर जरूर आइएगा। मैं सनसेन में गया और वही मुझे उन्होंने वो लिफाफा मेरा साइनिंग अमाउंट का वापस कर दिया। फिर मैंने अमित को बोला यार कैफियत है, तो फिर मैंने जया से बात की कि वो समाधि में जया जी काम कर रही थी। समाधि कहानी धर्मेंद्र को बहुत पसंद आई। उसने बोला यार ये तो मैं करूंगा। मैं हमेशा बाजी उनको बुलाता था। मैंने कहा बाजी अगर आप ये करेंगे तो मैं क्या करूंगा। ये सब्जेक्ट में मुखराम शर्मा से, मुखराम शर्मा ग्रेट राइटर, यानी उनके मुकाबले का कोई राइटर नहीं था उस वक्त। दो ही नाम लिए जाते थे, पंडित मुखराम शर्मा एंड इंदिराज आनंद। तो मैं मुखराम शर्मा के हाथ पैर जोड़ के सब्जेक्ट लेके आया हूँ, मुझे दे नहीं रहे थे। नहीं, मैंने केदार कपूर को बोला है, वो बना रहा है। तो मैंने कहा नहीं पंडित जी ये तो मुझे देना पड़ेगा, मैं बच्चा हूँ आपका, मैं अपनी प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ। वो दे दिया और ये सुन के भी दे दिया कि बिजनौर का, कि वो मेरठ के थे, तो दे दिया। तो मैंने बोला, मैंने कहा धर्म भाजी ये उनसे मैं बड़ी मेहनतें करके सब्जेक्ट लेके आया हूँ। बोले मैं तुझे एक सब्जेक्ट दूंगा, इंस्पेक्टर की एक कहानी है। अच्छा, धर्मेंद्र ने जिंदगी भर कभी आज तक उनसे पूछो वो कहानी कौन सी थी, बोले एक इंस्पेक्टर की और पठान की कहानी। मैंने कहा इसके आगे तो कुछ बोलिए, इंस्पेक्टर और पठान के आगे। बोले यार आगे उसे मालूम है, वो सलीम जावेद नहीं है राइटर, मैंने 5,000 रुपये उसे दे दिए हैं, आगे उससे सुन ले यार। इंस्पेक्टर और पठान की कहानी है, समाधि मुझे दे दे और वो इंस्पेक्टर और पठान की कहानी तू ले ले। एक्सचेंज हो गया। और इसमें भी मैं काम करूंगा, वो इंस्पेक्टर और पठान वाली में इंस्पेक्टर का रोल मैं ही करूंगा और मैं तुझसे एक पैसा नहीं लूंगा, मेरा तेरा आधा आधा। तो इनके भाई ने कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी धर्मेंद्र के, कि भगवंत सिंह के लिए समाधि शुरू हो गई, प्रकाश मेहरा ही आपका हीरो हो गया। इसने प्रतिज्ञा एक फिल्म थी जी जो अपने भाई के लिए बना रहा था, इसकी अपनी थी। तो इसने मुझसे कहा तू 6 महीने रुक जा। मैंने कहा मैं अनाउंस कर चुका हूँ, वो हीरोइन ने पैसे वापस कर गई मुझे, अभी तक तुझे कोई हीरो तो नहीं मिला। मैंने कहा अभी तक नहीं मिला। तो प्राण के बेटे ने बोला कि उसको बोलो जाके बॉम्बे टू गोवा देख के आए। तो हम और जावेद बॉम्बे टू गोवा देखते हैं। एक पर्टिकुलर सीन है, सिर्फ वो सीन देखे जहाँ सैंडविच खाता हुआ ये बाहर आता है और इसकी और शत्रुघ्न सिन्हा की लड़ाई होती है, फाइट होती है। सिर्फ वो सीन देखे और पूरी फिल्म देखेगा तो भाग जाएगा। अच्छा, ये उनका सजेशन था। किनका? प्राण साहब के बेटे का। बेटे का क्या नाम उनका? सुनील सिकंद। तो हम और जावेद गए देखने। हमने पर्टिकुलर वही सीन देखा, वो हमने बाँछें खिल गई हमारी। हमने धर्मेंद्र को बोला कि हमें हीरो मिल गया। बोले यार तू 6 महीने वेट नहीं कर सकता। मैंने कहा भाजी आपके पास तो लाइन लगी हुई है फिल्मों की, मेरा करियर शुरू हो रहा है। तो वो इनकी एक तमन्ना थी सलीम जावेद की कि टॉप स्टार कास्ट इसमें हो। तो टॉप स्टार उस जमाने में कौन थे? धर्मेंद्र नंबर 1, देवानंद अनटचेबल एंड राजकुमार। जब धर्मेंद्र से गया सब्जेक्ट तो देवानंद के पास गया और ये 4 दफा मुझे देवानंद के यहाँ लेके गए और प्राण साहब ने डिनर दिया, देवानंद को खाने पे बुलाया, वहीदा रहमान को बुलाया, आए। बट देवानंद का एक ही था कि यार इसमें 3-4 गाने डालो। मैंने कहा कभी किसी पुलिस ऑफिसर को गाते हुए सुना है आपने? यार ये पुलिस तू रियलिटी में तू आर्ट फिल्म बना रहा है क्या? मैंने व्हाट डू मीन बाय आर्ट फिल्म? इट विल बी अ कमर्शियल फिल्म। मेरी देव साहब की हो गई थी। मैंने कहा व्हाट डू मीन बाय आर्ट फिल्म? इट विल बी आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म and there will be a romantic song but hero will not sing, heroine will not sing। बोलो बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैंने गो अहेड, गॉड ब्लेस यू। वो नहीं हुआ। फिर राजकुमार के पास गए। राजकुमार ने कहा यार ये तो मेरी कहानी है, मैं जब माहिम में इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर, तो ये सब तो कैरेक्टर ही मेरा है, मगर एक शर्त है तुम्हें ये फिल्म मद्रास में पूरी करनी पड़ेगी। क्योंकि वो कमिटेड थे मद्रास की 3 फिल्मों के लिए और मुमताज भी थी उनके साथ। तो मैंने कहा राजीव मद्रास में मेरा क्राउड
और कहा मेरा ये लोकल क्राउड बॉम्बे का, तो इट इज नॉट पॉसिबल। खाना खा के चले आए, नहीं हुआ तो बहरहाल हमारी फिल्म शुरू हो गई। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवां, मेरे मेहरबा मुझे तू ही तू, हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां है सर पे हमारे, खुला आसमां, खुला आसमां। हमारे लिए है यही आशिया, यही आशिया। बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, जहाँ प्यार है हर खुशी है वही। वो फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी, हाँ कांटों भरी, चले जिस पे तू वो डगर चाहिए, डगर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। आपने बॉम्बे टू गोवा का वो सीन देखा और इनको साइन कर लिया। इनको कितना आपने साइनिंग अमाउंट दिया? इनकी तो कोई डिमांड ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं। इनका तो ये था कि आप बार बार ये पूछते थे कि आप बना रहे हो ना। अच्छा, मैं हूं ना इसमें। इतना इनका कॉन्फिडेंस एक तरह से शेक हो चुका था। 1.5 लाख रुपए दिया, तो डिमांड तो कोई थी नहीं। और बंदे हाथ के फ्लॉप होने के बाद तो और हिल गए थे ये। लेकिन आपको इन पे भरोसा था? मैंने कहा ना कि कमबख्त आंखें बोलती हैं इस आदमी की। तो आवाज तो क्वालिटी थी। मुझे वो कैरेक्टर चाहिए था जिसकी देवानंद मैंने क्यों सोचा था। काला पानी में देवानंद ने एक सीन किया था जिसमें एक भी डायलॉग नहीं बोला था और सिर्फ आंखों से उसने बात की थी। तो मैंने कहा देव साहब आपको मैंने इसलिए सोचा था। एनीवे, तो मैंने कहा इसकी तो आंखें बोलती हैं, ये तो खा जाएगा आंखों से, बिना बोले ये सीन ले जाएगा। और वही स्क्रीन पे जो है सामने। आज जिंदगी में पहली बार शेर खान की शेर से टक्कर हुई है। ला मिला हाथ। कल सुबह तक तुम्हारे सब जुए खाने और काले धंधे बंद हो जाने चाहिए शेर खान, तब ये हाथ मिलेगा। शेर खान आज का काम कल पर नहीं छोड़ता, अभी से सब कुछ बंद। मिला हाथ। जंजीर में ये जो सीन जो बार बार आता एक बुरे सपने की तरह। एक इंग्लिश पिक्चर से इन्होंने उठाया था, द डेथ राइड्स द हॉर्स, क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म थी, मगर मैंने उसकी कॉपी नहीं की, ना ही मैंने वो फिल्म देखी। अब देखी जाके, अब कुछ 1 साल पहले टीवी पे आ रही, तो उसमें वो चेन का पूरा प्ले था। मैंने अपना स्लो मोशन में मैंने अपने कैमरामैन को समझाया, अजीम भाई फाइट मास्टर थे उनको समझाया, बोले बेटे देखना मैं क्या इम्पैक्ट इसका ला के देता हूँ। तो वो अजीत ने जब शूट किए थे, इसके माँ बाप को मारा था, तो एक चेन पहनी हुई थी। जी जी जी, वो चेन लटक रही थी, बस उस चेन को पूरा प्ले। हाँ, उसको याद ही उतनी, एक कलाई एक चेन, उस बच्चे को याद ही उतना, और तो शक्ल तो उसने देखी नहीं। पर आपको लगा था कि आप इससे एक इतिहास रचने जा रहे हैं, इसी से उनको एक एंग्री यंग मैन की जो बात की जाती है वो भी जंजीर से ही वो इमेज मैंने अमिताभ को उस वक्त भी कहा था कि देखो भाई, हर फिल्म में तुम अपना इमेज चेंज करते रहना, क्योंकि अब तुम हो गए हो बहुत बड़े स्टार।
हर फिल्म में अपना इमेज चेंज करते रहना, वरना ये यहाँ के प्रोड्यूसर इतने बेदर्दी हैं, तुम्हारी वर्दी सिलवा देंगे वो इंस्पेक्टर की। हर फिल्म में तुम इंस्पेक्टर ही दिखाई दोगे। और हंसा बहुत वो। मैंने ही फिर अपनी सेकंड फिल्म हेरा फेरी, जिस प्रेस ने लिखा था कि एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन इन जंजीर, उसी प्रेस ने आफ्टर हेरा फेरी ये लिखा कि बेस्ट कॉमेडियन एवर बॉर्न इन द इंडियन स्क्रीन दैट इज अमिताभ बच्चन एंड विनोद खन्ना। तो इनको कॉमेडियन बना दिया। तीर का सारा खेल है ये और वक्त की हेरा फेरी है, और वक्त की हेरा फेरी है, और वक्त की हेरा फेरी है। जितना प्यार है दौलत से, हाजी दौलत से, उतना तू अगर दादा से करे, उतना तू अगर दादा से करे, तो हर मुश्किल हर गम प्यारे रहे, तुझसे हमेशा परे परे रहे, तुझसे हमेशा परे परे। छोड़ दे दौलत का चक्कर, तू छोड़ दे दौलत का चक्कर, ये तेरी है ना मेरी है, ये तेरी है ना मेरी है, मेरी है बस तेरी है जी मेरी है जी मेरी है, मेरी है जी मेरी है, मेरी है जी मेरी है, मेरी है मेरी है मेरी है मेरी है मेरी है, तेरी है ना मेरी है, सब वक्त की हेरा फेरी है, सब वक्त की हेरा फेरी है। मैंने कहा ना, कीप ऑन चेंजिंग द इमेज। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक प्रकाश मेहरा से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की पहली कड़ी। इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया विनीता ढोलकिया और सुनील भुजबल ने। कार्यक्रम को संयोजित किया कमलेश पाठक ने। संपादित और प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। तो अगले हफ्ते भी जरूर सुनिएगा फिल्मकार प्रकाश मेहरा से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की।